नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 करेंगे जो है वायु। हम इसमें वायु के बारे में, वायुमंडल के बारे में, वायु का संगठक, उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते कि वायु है ये क्या है। वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसका ना तो अपना कोई रंग है और ना ही कोई गंध है। इसको छू भी नहीं सकते, हम केवल वायु को अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी पर वायु है तभी तो क्या है, पृथ्वी पर जीवन संभव है, अन्यथा क्या होता कि पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह निर्जीव होती। हमारी जो पृथ्वी है उस पर 3 चीजें मौजूद है। कौन कौन सी? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। और जहाँ पर ये तीनों चीजें मिलती हैं तब क्या संभव होता है? जैव मंडल, यानी कि जीवन संभव हो पाता है। आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि वायुमंडल है वो क्या है। जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों ओर गैसों का एक आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह वह राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। आगे है वायुमंडल के संगठक हैं वो क्या क्या हैं। वायु अनेक गैसों का क्या है? मिश्रण है। इसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में ज्यादातर हैं जो वो 2 गैसें पाई जाती हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है और ऑक्सीजन है वो कितनी है? 21% है। देखो, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन है वो 0.93%, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वो 0.03% पाई जाती है और जो अन्य गैसें हैं 0.04% पाई जाती हैं। आगे है, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा है क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन पौधे हैं इसका उपयोग गैसीय रूप में नहीं कर सकते, वे वायुमंडल से गैसों को ग्रहण नहीं कर सकते। पौधे हैं जो नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट रूप में करते हैं, वो इसको नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और जिसका प्रयोग पौधे करते हैं। देखो, पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है लेकिन वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप है उसको बदल देते हैं, यानी कि वो नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? नाइट्रेट में बदल देते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर जीवाणु। आगे है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका क्या उपयोग है? मनुष्य, जब पशु यानी कि सभी जो जीव जंतु होते हैं वो सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। हरे पादप होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। हरे जो पादप होते हैं भोजन बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? CO2 का प्रयोग करते हैं और बदले में वापस कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? O2 ऑक्सीजन गैस है वो उत्पन्न करते हैं। और जो मनुष्य होते हैं वो सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? O2 यानी कि ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और बदले में
क्या छोड़ते हैं, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और जिसे पौधे हैं वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। हरे पादप भोजन के रूप में CO2 का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। आगे है ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव है वो क्या है। जो CO2 गैस है वो सबसे भारी गैस है, और सबसे भारी गैस होने के कारण यह पृथ्वी के सबसे नजदीक जो मंडल है, कौन सा पृथ्वी के सबसे नजदीक मंडल, अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल में कौन सी गैस पाई जाती, ज्यादातर CO2 गैस पाई जाती है। और CO2 जो गैस है यह एक ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उनको तो पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से जब ये किरणें वापस जाना चाहती हैं तो उसको ये क्या कर लेती है, रोक लेती है, और इसी के कारण क्या होती है, हमारी पृथ्वी गर्म होती है। देखो, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, जिससे पूरी पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसे ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका जो स्तर है CO2 का वो बढ़ता जा रहा है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। इसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान की इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेशों में जमी हुई जो बर्फ है वो क्या है, पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में जो मुख्यतः है वो 5 परत पाई जाती हैं। सबसे जो नीचे जो परत है वो कौन सी है, अक्षोभ मंडल है। फिर उसके बाद अक्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल पाई जाती हैं। जो अक्षोभ मंडल है यह पृथ्वी के सबसे नजदीक परत है। ध्रुवों पर जो इसकी ऊंचाई होती है, यहाँ कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है, और भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 18 किलोमीटर है। और जो इसकी औसत ऊंचाई है उसको 12 से 16 किलोमीटर के बीच में माना जाता है। 12 से 16 के बीच में कोई भी ऑप्शन में आता है तो उसको सही माना जाता है। देखो, इस परत में क्या होता है कि ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान है वो क्या है, घटता जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो NCERT में 13 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन 12 से 14 के बीच में ये सही मानी जाती है। मौसम की जो सभी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, ये सभी किसके अंतर्गत होती हैं, अक्षोभ मंडल में होती हैं। आगे है संताप मंडल। संताप मंडल जो परत है इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। इसमें मौसम से संबंधित है वो कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, और ये जो परत होती है हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या है, आदर्श मानी जाती है। जो हमारी ओजोन जो परत पाई जाती है वो भी किसके अंदर पाई जाती है, संताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन जो परत होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या है, हमारी रक्षा करती है। देखो, इसमें ओजोन गैस की जो परत है वो बनी है
यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आगे है मध्य मंडल। मध्य मंडल है वो क्या है? मध्य मंडल है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कौन सी परत पाई जाती है? मध्य मंडल परतें पाई जाती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जिसको हम टूटते तारे की संज्ञा देते हैं, वो क्या होते हैं कि इस परत में आने के बाद जल उठते हैं। आगे है आयन मंडल। आयन मंडल है वो क्या है? आयन मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 80 से 640 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसमें रेडियो संचार से संबंधित जो रेडियो संचार के लिए ये परत है वो बहुत ही उपयोगी है। पृथ्वी के द्वारा जो तरंगें छोड़ी जाती हैं वो आयन मंडल के द्वारा क्या है? वापस परावर्तित कर दी जाती हैं, जिससे क्या है? रेडियो प्रसारण में मदद मिलती है। आगे है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। यह सबसे ऊपरी परत होती है, 640 किलोमीटर के ऊपर की परत है। इसका अभी सही अनुमान नहीं है कि ये कितनी मोटी है, कितनी इसका विस्तार है ऊपर तक। तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। जो हल्की गैसें होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन है, वो इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। जो उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं वो कौन सी परत से छोड़े जाते हैं? बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। आगे है मौसम एवं जलवायु। मौसम होता है वो क्या होता है? जलवायु है वो क्या है? मौसम हमारा जो दिन प्रतिदिन एक दिन में ही जो स्थिति है, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की स्थिति है वो बदलती है। जैसे सुबह है गर्मी है, दोपहर में बारिश हो रही है, मौसम है वो चेंज हो गया, नम हो गया है। तो इससे क्या है कि जो दिन में ही मौसम में जो परिवर्तन, दिन के समय ही एक दिन में ही मौसम जब कई बार चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं? मौसम कहा जाता है। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। और जलवायु क्या होता है? जो मौसम होता है ये तो एक दिन की ही स्थिति होती है वायुमंडल की, लेकिन जो जलवायु होता है ये दीर्घकाल का जो मौसम होता है उसकी औसत निकाली जाती है, उसको जलवायु कहते हैं। जैसे 5 साल 10 साल में यहाँ का जो मौसम है वो कैसा रहा है, यहाँ की जलवायु है वो कैसी है, इसका अनुमान कई सालों की एवरेज निकाल करके लगाया जाता है। देखो, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की किसको बताता है? जलवायु को बताता है। नोट में दे रखा है, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है, यानी कि 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। आगे है नोट में तापमापी। तापमापी से क्या मापते हैं? जिसको थर्मामीटर कहते हैं। तापमान को मापा जाता है। वायुदाब मापी या बैरोमीटर, ये वायुदाब को मापता है। वर्षा मापी या रेन गेज जिसको बोलते हैं, वर्षा को मापता है। वात दिक्दर्शी, पवन की दिशा को दर्शाता है। आगे है आतपन। आतपन है वो क्या होता है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। आतपन क्या होता है? सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से क्या है? ध्रुवों की तरफ क्या है? घटती जाती है। ये भूमध्य रेखा है। कर्क रेखा, मकर रेखा, यहाँ पर क्या होती है? तापमान ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान है वो क्या है? घटता जाता है। क्योंकि सूर्य है यहाँ पर सीधा पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे है उसकी जो किरणें हैं वो क्या इधर तिरछी होती जाती हैं, जिस कारण क्या है? ताप घटता जाता है। गांव की अपेक्षा नगरों का जो तापमान होता है वो बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि गांव का जो इन्वायरमेंट होता है वो थोड़ा खुला होता है,
और दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने जो घर होते हैं शहरों में, वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। आगे है वायु दाब। वायु दाब है वो क्या है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा जो दबाव डाला जाता है वही क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी पर वायु का जो औसत जो दाब है वो कितना है? 76 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 760 mm लिख सकती हैं। देखो, जैसे ये वायु जो दाब होता है इसको बैरोमीटर में मापते हैं। जब 76 सेंटीमीटर से ऊपर दाब चला जाता है वायु दाब, तो क्या होता है? उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और मौसम है वो साफ होता है। और जब नीचे चला जाता है 76 से, तो क्या होता है कि निम्न अक्षेत्र बनता है और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। और जब अचानक से उच्च दाब अक्षेत्र से सीधा क्या है, निम्न दाब अक्षेत्र बनता है, तो तब क्या होता है? आंधी तूफान जैसी जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं। जब उच्च दाब अक्षेत्र से एकदम से सीधा नीचे दबाव चला जाता है तब आंधी तूफान जैसी घटनाएं होती हैं। देखो, समुद्र सतह पर जो वायु दाब होता है वो सबसे अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या है? घटता जाता है। अत्यधिक तापमान वाले अक्षेत्रों में वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और यह निम्न दाब अक्षेत्र बनता है। निम्न दाब जो अक्षेत्र होता है वो कैसे होता है? बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो वायु है वो गर्म होकर के हल्की होकर के क्या है? ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी तो वहाँ कैसा क्षेत्र बनेगा? निम्न दाब वाला क्षेत्र बनेगा। निम्न दाब वाला जो अक्षेत्र होता है वो बादल युक्त होता है। आगे है, कम ताप वाले अक्षेत्रों में वायु क्या होती है? ठंडी होती है। ठंडी वायु क्या होती है? भारी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश रहता है। वायु जो होती है देव उच्च दाब से किसकी ओर? निम्न दाब की ओर गमन करती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब वायु गति करती है तो उसको क्या कहती हैं? पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। पवनों को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा जाता है। एक है स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवनें। जो स्थायी पवनें होती हैं वो कौन सी होती हैं? इसे मुख्य पवन कहा जाता है। ये पूरे ग्लोब पर क्या पूरे वर्ष भर क्या है? प्रभावित होती रहती है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। आगे है मौसमी पवनें। मौसमी पवनें हैं वो क्या हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। ग्रीष्म, शीत, वर्षा ऋतु जैसे विशेष ऋतु में क्या है? ये पवनें उत्पन्न होती हैं और मौसम बदलने पर इस प्रकार की जो पवनें होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दिन रात के तापमान में अंतर के कारण है मौसमी पवनों का जन्म होता है। आगे है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें हैं ये पवनें किसी छोटे अक्षेत्र में वर्ष या दिन के विशेष समय में चलती हैं, जैसे स्थल एवं समुद्र समीर। आगे है आर्द्रता। आर्द्रता है वो क्या है? वायु में जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसी को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। जब जल पृथ्वी एवं जलाशयों में वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं?
आर्द्रता कहते हैं। जलवायु में जल वाष्प की जो मात्रा है वो अत्यधिक होती है तो उसे क्या होता है, हम आर्द्र दिन कहते हैं। और जब आर्द्र दिन होता है तो कपड़े सूखने में क्या होती है, काफी समय लगता है। जैसे जैसे वायु है गर्म होती है तो क्या है, हल्की होकर के ऊपर उठती है और उसमें जो गर्म वायु होती है उसमें जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। जल वाष्प संघनित होकर के क्या होते हैं, ठंडा होकर के जल की बूंदें बनाते हैं। बादल होते हैं जो वो इन्हीं बूंदों का एक समूह होता है। जब ये जल की बूंदें हैं इतनी भारी हो जाती कि स्वतंत्र रूप से आसमान में तैर नहीं सकती, तब ये क्या है, वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, यानी कि वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण होता है वो क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। ज्यादातर जो भौम जल है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। वर्षा है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, एक संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। जो संवहनी वर्षा होती है इसमें तो क्या होता है कि वायु है गर्म होती है, गर्म होकर उसमें जल वाष्प धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है और धीरे धीरे ये जो जल की जो बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं, इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकती तो वर्षा के रूप में धरती पर आ जाती हैं। ये जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। जो पर्वतीय वर्षा होती है इसमें क्या होता है, जल वाष्प से भरी हुई बूंदें जब पर्वतों से टकराती हैं तो तब क्या होती है, वर्षा होती है। तो उसको कौन सी वर्षा बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। आगे चक्रवाती वर्षा है वो क्या होती है। चक्रवाती वर्षा जो होती है, इस प्रकार की जो वर्षा है उसमें गर्म और शीतल वायु राशियों के आपस में मिलने के कारण होती है। एक तरफ से जैसे गर्म हवा आ रही है, दूसरी तरफ से ठंडी हवा है। जब ये गर्म हवा ठंडी में आपस में ये मिल जाती हैं तो गर्म है वो ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर के क्या होती है, बारिश होती है। इस प्रकार की जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहा जाता है। वर्षण के दूसरे रूप हिम और सहिम है, वो कौन से हैं, वृष्टि और ओला हैं। दोस्तों हमारा ये चैप्टर था, ये समाप्त हुआ। कल हम इसके इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।